हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ख़त्म कर दिया है। तो आपको अब पढ़ने के लिए यूज़फुल होगा, शायद आपको बेनिफिशियल होगा ये लास्ट लेक्चर है जिसमें आपको जिसके बाद मैं आपको कोई और PT 365 शुरू करूँगी। तो आप उसके लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं कौन सी शुरू करूं। अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं कौन सी PT शुरू करूं। तो मैं कल से शुरू करूंगी, तो इसलिए आप आज ही कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं इंटरनेशनल रिलेशन की PT शुरू करूंगी, बट अगर आप बोलेंगे तो मैं वो वाली PT शुरू करूंगी, PT 365। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ मिसलीनियस। ये मिसलीनियस में आते हैं कुछ टॉपिक्स जो बचे रह गए थे, जो आप बाकी में नहीं आते। तो पहला टॉपिक है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है, इंडिया ने अभी रिसेंटली अपना 50% जो टारगेट है, जो वर्क असाइन किया गया था अंडर द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर के अंदर, वो इंडिया ने अभी कंप्लीट कर लिया है। तो ITER जो है फ्यूजन रिएक्टर, आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होते हैं उसमें फ्यूजन और फिजन प्रोसेस यूज़ होता है। तो नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिजन। सो डिफरेंस क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन में। न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो क्या करता है, बहुत हैवी मेटल को, जो कि अनस्टेबल जिसका न्यूक्लियस रहता है, उसको दो लाइटर न्यूक्लियाई में तोड़ देता है। ठीक है, बहुत हैवी मेटल को जब हम दो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी, जब वो टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, यूरेनियम 235 है, उसको हमने दो लाइटर एलिमेंट में तोड़ा, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन हमको बचा। ठीक है, जैसे ही हमने न्यूट्रॉन को इसके अंदर बम्बार्डियन किया, तो बम्बार्डियन के कारण न्यूट्रॉन जो है टूटा और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, जिसमें न्यूट्रॉन तो यहाँ पे आ गए और दो लाइटर एलिमेंट फॉर्म हो गए। अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है उसमें क्या करते हैं, हम एक दो छोटे छोटे लाइटर एलिमेंट को लेके, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई को लेके हम एक बड़ा सा न्यूक्लियाई बनाते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, ड्यूटेरियम, हीलियम एंड ट्राइटियम को मिला के हमने एक फ्यूजन करवाया, तो हमको एक बड़ा सा फ्यूजन वो मिला, और जिसमें न्यूट्रॉन जो है बाहर हुआ, एनर्जी जो है हमको बहुत ज़्यादा मिली। तो आपको पता होगा ड्यूटेरियम, हीलियम और ट्राइटियम जो होते हैं, दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप? तो आइसोटॉप का मतलब होता है जिनका सेम एटॉमिक नंबर रहता है बट मॉलिक्यूलर मास जो है उनका डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड डिफरेंस। पहला है जो हम न्यूक्लियर फिजन में यूज़ करते हैं, वो यूरेनियम एंड प्लूटोनियम यूज़ करते हैं जनरली फ्यूजन रिएक्शन में। तो आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हमारे 3 स्टेज है न्यूक्लियर पावर प्लांट के, उसमें हमने कौन सा वो यूज़ किया है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूज़ किया है। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, जो ट्राइटियम होते हैं, ड्यूटेरियम होते हैं, जो कि आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के, वो किस में यूज़ होते हैं, फ्यूजन रिएक्टर में यूज़ होते हैं। एनर्जी जो होती है एज कंपेरिजन टू फ्यूजन रिएक्टर, इसमें कम प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एक बड़ा एलिमेंट छोटे छोटे में बनता है। बट यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे मिलके जो बड़ा बनाते हैं, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है फिजन रिएक्शन से। फिजन रिएक्टर जो होता है वो हाईली रेडियो एक्टिव फिजन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बहुत लाइटर एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं, बट जो होता है रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस रहते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और फ्यूजन रिएक्टर जो होता है वो लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। द बर्नल फ्यूल इन द फ्यूजन रिएक्टर इज हीलियम और इनर्ट गैस रहते हैं। एडिशनल न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड इन द फ्यूजन रिएक्शन कैन इनिशिएट अ चेन रिएक्शन। जो भी एडिशनल न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं वो क्या करेंगे, वो दूसरे बड़े एटम को फिर से बम्बार्डेड होंगे उसमें, और उससे फिर से लाइटर एलिमेंट बनाएंगे। तो ये जनरली बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक सस्टेन्ड रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक सस्टेन्ड रहता है, क्योंकि हर बार न्यूट्रॉन
अटैक करता जाएगा और बड़े बड़े एलिमेंट्स को तोड़ता जाएगा, तो वो लाइटर एलिमेंट्स बनते जाएंगे, ठीक है। और फ्यूजन जो होता है ड्यू टू ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर के कारण और टेम्परेचर के कारण बहुत सारे एलिमेंट जो है ज्वाइन होते हैं टुगेदर। तो फ्यूजन रिएक्टर में क्या होता है, बहुत कम टाइम में तक सस्टेन कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है लाइटर एलिमेंट जो है वो बड़े बनते हैं, क्योंकि हमको उसमें बहुत एक्सट्रीम प्रेशर और बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके वो सब्ज्यूम होके एक एटम बनता है। तो वो ज़्यादा सस्टेन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सस्टेन नहीं करता। ओके, नाउ लेट्स कम टू द व्हाट इज़ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये अभी 1985 में लॉन्च हुआ था। और ITER जो है वो कौन सा एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, वो है फ्यूजन रिएक्टर फैसिलिटी है, ठीक है। क्या है, फ्यूजन रिएक्टर, ना कि फिजन रिएक्टर। आप याद कर लीजिएगा कि हम इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है हम फिजन रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं, और जो हम इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं। हम क्या, फ्यूजन मतलब बड़ा मेटल, बड़ा एक वो बना रहे हैं, ठीक है। करंटली कहाँ पे बना है ये, साउथ ऑफ फ्रांस कैडरेक में बना है, जो कि कहाँ पे है, फ्रांस में है, ठीक है, याद कर लीजिए फ्रांस में है। इसका एम क्या है कि हमको फ्यूचर एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करना, ठीक है, जितना भी आप जनरेट करोगे वो चीज़ें एनर्जी प्रोवाइड करना। और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इसका कोलैबोरेशन का पार्ट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकामैक जो है वो इस कोलैबोरेशन के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होगा ये जो है फर्स्ट फ्यूजन डिवाइस होगा जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ITER जो है वो फर्स्ट फ्यूजन डिवाइस होगा जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ITER के मेंबर्स कौन कौन से हैं, सिग्नेटरीज कौन से हैं, इंडिया है ही है, चाइना है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट है एंड अदर 35 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और डीकमिशनिंग के लिए, वो सब एक साथ कंट्रीज शेयर करेंगी और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी शेयर करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो भी पीपल ने जनरेट की है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। यूरोपियन यूनियन जो है वो होस्ट पार्टी है, जो कि कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 45% कंट्रीब्यूट करेगी इन द प्रोजेक्ट, एंड अदर जो कंट्रीज़ हैं वो 99% हर कंट्रीज़ जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है। नाउ ईच मेंबर जो है हर मेंबर जो है एक डोमेस्टिक एजेंसी क्रिएट करेगी फॉर टू फुलफिल इट्स प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट टू द ITER, ठीक है। तो इंडिया ने भी डोमेस्टिक एजेंसी एक सेटअप करेगी जो ITER को रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेगी। इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया ने ITER प्रोजेक्ट को 2005 में ज्वाइन किया था, और वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए थी, डिलीवरी के लिए। कुछ जो उसके पार्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रायोस्टैट, इन्वॉल्व शील्डिंग, कूलिंग वाटर सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, डायग्नोस्टिक न्यूट्रल बीम सिस्टम, पावर सप्लाईज एंड सब डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। इंडिया जो है वो $2.2 बिलियन कंट्रीब्यूट कर रही है। इंडिया जो है, इंडिया की डोमेस्टिक एजेंसी जो स्पेशली एम्पावर्ड प्रोजेक्ट फॉर इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है, वो जो है डोमेस्टिक एजेंसी है इंडिया की, ठीक है। लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड जो है वो वर्क करेगी और हर पार्ट सप्लाई करेगी फॉर क्रायोस्टैट, ठीक है, हर पार्ट सप्लाई करेगी। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज टोकामैक। टोकामैक क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है, ठीक है। क्या किसके लिए डिवाइस ये जनरेट किया है, फॉर एनर्जी जनरेशन के लिए। इसमें क्या होता है, एनर्जी जो है वो फ्यूजन प्रोसेस से प्रोड्यूस होगी, और उससे जो भी हीट हमको मिलेगी वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, जो वेजल्स होंगी वॉल की, एक वेजल्स टाइप का वो होता है, उनकी जो वॉल्स होती हैं वो हीट एब्जॉर्ब करेंगी, और इन टर्न वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, फ्यूजन पावर प्लांट में यूज़ होंगी, जो कि इंटर्न इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इस डिवाइस के, जो भी मैग्नेटिक फील्ड ये डिवाइस यूज़ कर रहा है, वो क्या करेगा, हॉट प्लाज्मा और ये सब जो है उसके अंडर रहेंगे, वो कंटेन करेगा, उनको कंट्रोल करेगा, जो कि हमको हेल्प करेगा फ्यूजन कराने के लिए,
किसके किसके बीच, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम न्यूक्लियाई के बीच, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये है टोकामाक। टोकामाक क्या है, मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस रिएक्टर है, जिसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। जो भी हीट जनरेट होगी फ्यूजन रिएक्शन के कारण, वो जो वेजल्स की वॉल्स हैं वो क्या करेंगी, उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगी और फ्यूजन पावर प्लांट में यूज़ होंगी। इन टर्न वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगी। और जो भी मैग्नेटिक फील्ड वो यूज़ कर रहा है उसमें बहुत सारे प्लाज्मा के हॉट गैसेस के पार्टिकल्स होंगे, जो कि हेल्प करेगा कि हमारा जो है फ्यूजन हो सके किसके किसके बीच, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम न्यूक्लियाई के बीच, कि वो हमको एनर्जी, ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सके। तो दिस इज कॉल्ड टोकामैक। नाउ द मशीन हैज़ डिजाइंड स्पेसिफिकली टू प्रोड्यूस 500 मेगावाट ऑफ फ्यूजन पावर, ठीक है, जो कि डेमोन्स्ट्रेट द इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूजन power plant such as heating control and is achieve a deuterium tritium plasma in which reactions is sustained for longer duration। obviously fusion reaction जो है longer duration के लिए sustain हो जाए heating के कारण। test tritium breeding since the word supply of tritium is not sufficient to cover the needs of future power plant, तो breeding के लिए use करेंगे, ठीक है। demonstrate the safety characteristic of fusion devices such as control of the plasma and fusion reactor विच नेग्लिजिबल कॉन्सिक्वेंस टू द एनवायरमेंट, ठीक है। रिसेंटली चाइना ने सक्सेसफुली अपना एक HL2M टोकामाक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, जिसको विच इज़ ऑल्सो ऑफन कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सन ऑन अकाउंट ऑफ एनॉर्मस हीट एंड पावर, जो कि वो प्रोड्यूस करता है, उसके कारण उसको आर्टिफिशियल सन भी बोला जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर, थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। मैंने ये क्लियर कर दिया है। नाउ लेट्स कम टू द व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूजन एनर्जी। सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी। फ्यूजन फ्यूल जो होते हैं वो जनरली अवेलेबल होते हैं और नियरली इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो अबेंडेंट होता है, तो वो जनरली हमको मिल जाता है ईजिली, ठीक है। एबेंडेंट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा किससे प्रोड्यूस होती है, फ्यूजन रिएक्टर से, एज कंपेरिजन टू फिजन रिएक्टर, ठीक है। कार्बन, जीरो कार्बन एमिशन होगा। मेजर बाई प्रोडक्ट इज जनरली हीलियम होगा, ठीक है। एंड इनर्ट गैस, नॉन टॉक्सिक गैसेज होंगी। नो हाई एक्टिविटी, लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं। लिमिटेड रिस्क ऑफ प्लॉरिफिलेशन एंड नो रिस्क ऑफ मेल्टडाउन, ठीक है, मेल्टडाउन भी नहीं। इशूज़ क्या क्या है इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन ITER? क्या हो रहा है, इंडिया जो है वो अपने कैश फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इंडिया नॉट फुलफिल इन कैश कंट्रीब्यूशन। बहुत सारे एलोकेशन ह्यूमन रिसोर्स का वो कम कर पा रहे हैं। इंडिया डेप्यूटेड अ रैदर जूनियर पर्सन टू रिप्रेजेंट द कंट्री। इंडिया ने जूनियर पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए एज एन कंट्री भेजा है। तो दिस आर द सम इशूज रिलेटेड टू इंडियाज डिले, इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ITER। तो दिस इज कॉल्ड ITER। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड यूनिट एट ककरा पर एटॉमिक पावर प्लांट अचीव्स क्रिटिकलिटी, ठीक है। तो क्रिटिकलिटी अचीव करने का मतलब होता है कि क्रिटिकल मतलब होता है रिएक्टर जो है क्रिटिकलिटी तब अचीव करता है, तब उसको क्रिटिकलिटी बोलते हैं, जब उसका हर फिजन इवेंट जो है वो एक बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन जो है रिलीज़ करता है टू सस्टेन द ऑनगोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अभी मैंने बोला जो इंडिया का जो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो क्या यूज़ कर रहा है, फिजन रिएक्टर यूज़ कर रहा है। तो फिजन रिएक्टर में मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन्स जो है न्यूट्रॉन्स जो है हर बार हमारे रिलीज होते हैं। तो एनफ न्यूट्रॉन, फ्यूजन रिएक्टर के कारण एनफ न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है कि हर बार जो है सीरीज हमारी ऑनगोइंग सीरीज चलती जा रही है, वो कभी बंद नहीं हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकलिटी अचीव करना, ठीक है। नाउ ये क्या है, इंडिया का पहला 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट है जो कि इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, जो कि वेरिएंट किसका है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का, ठीक है। ये फर्स्ट टू जो थे यूनिट इसके वो किस पे बेस्ड थे, कनाडियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे। जो थर्ड यूनिट किस पे बेस्ड है, वो इंडिजीनियसली पूरा तरह डेवलप किया गया है, ठीक है। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या होते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो होते हैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर होते हैं जो कि एनरिच्ड यूरेनियम यूज़ करते हैं, अनएनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, और हैवी वाटर एज एन कूलेंट एंड मॉडरेटर यूज़ करते हैं। अब हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर ये होता है जब हाइड्रोजन का जो हम फॉर्म चेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड हैवी वाटर, आइसोटॉप चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूटेरियम ऑक्साइड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ओके। जो इंडिया है करेंटली उसने उसकी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी क्या है, 6780 मेगावाट, और इंडिया के न्यूक्लियर पावर जनरेशन जो है 3 स्टेज प्रोग्राम्स में है।
तो नाउ लेट्स कम टू द 3 स्टेज प्रोग्राम ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहले स्टेज में क्या हमने यूज़ किया है, यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज़ किया है। पहला स्टेज जो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। आप याद कर लीजिए, फर्स्ट स्टेज जो है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो कौन सा है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, जिसमें हमने यूरेनियम जो है एज अ फ्यूल यूज़ किया है और बाई प्रोडक्ट हमको क्या मिला है, प्लूटोनियम मिला है, और इसमें हैवी वाटर एज अ मॉडरेटर और कूलेंट यूज़ किया है। तो इंडिया हैज़ अचीव्ड कंप्लीट सेल्फ रिलायंस इन दिस टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ इन इंडस्ट्रियल डोमेन। ठीक है, तो अभी इंडस्ट्रियल डोमेन में है, इंडिया ने सेल्फ रिलायंस अपनी सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। तो स्टेज 1 जो है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। ठीक है, यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज़ किया है हमने, एंड हैवी वाटर एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर यूज़ किया है, और प्लूटोनियम जो है 239 जो है एज अ बाई प्रोडक्ट हमको मिला है। Now let's come to the stage 2 which is fast breeder reactor. Fast breeder reactor जो है वो क्या यूज़ कर रहा है, प्लूटोनियम 239, जो कि हमारा स्टेज 1 में हमको एज एन बाई प्रोडक्ट मिला। तो ये क्या कर रहा है, प्लूटोनियम 239 जो है, जो कि फर्स्ट स्टेज से ऑब्टेन जो मिला हमको, एज अ फ्यूल यूज़ कर रहा है, और ये फास्ट न्यूट्रॉन को जो है प्लूटोनियम 239 पे बम्बार्डेंट कर रहा है, मतलब उनको उनके ऊपर अटैक करवा रहा है कि जो है वो मोर न्यूक्लियर फ्यूल जो है जनरेट कर सके और कंज्यूम कर सके। तो जो सेकेंड स्टेज है उसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोला जा रहा है, बिकॉज ये जो है ये ना तो मॉडरेटर यूज़ नहीं कर रहा है, वाइल लिक्विड सोडियम जो है इज़ यूज्ड एज कूलेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, मॉडरेटर ये नहीं यूज़ कर रहा है। मॉडरेटर का काम होता है कि जो रिएक्शन है उसको मॉडरेट करना, उसको ज़्यादा तेज़ से वो नहीं करना। तो इसमें क्या है, प्लूटोनियम 239 जो हमको फर्स्ट स्टेज में ऑब्टेन्ड हुआ, जो भी हमको मिला, वो एज अ फ्यूल वर्क कर रहा है, और बहुत सारे न्यूट्रॉन जो है उनको बम्बार्डेंट किया जा रहा है प्लूटोनियम 239 पे, जिसमें हमने मॉडरेटर नहीं यूज़ किया, हमने न्यूट्रॉन्स भी यूज़ किए हैं, और लिक्विड सोडियम एज एन कूलेंट यूज़ किया है। तो यूरेनियम 233 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड स्टेज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नाउ कम टू द थर्ड स्टेज जो कि ब्रीडर रिएक्टर है। इसमें क्या कर रहे हैं, थोरियम बेस्ड रिएक्टर जो है उनको रिफ्यूलिंग करके, इंडियाज़ का थ्योरम रिजर्व बहुत ज़्यादा है इसलिए हम उनको यूज़ कर रहे हैं, जो कि यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो रहे हैं इनसाइड द रिएक्टर, और यूरेनियम 233 जो है हमको सेकेंड स्टेज में ऑब्टेन जो भी मिला है, हम उसको एज एन फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड 3 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन जो कि इंडिया का है। दीज आर द ऑपरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो आप इनका नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे काइगा न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन हो गए, कहाँ पे है, कर्नाटका में, एंड देन तमिलनाडु में कंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट जो है यहाँ पे है, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, एंड देन राजस्थान में है, फिर नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जनरली पूछ लीजिएगा कि किस स्टेट से कौन से पावर प्लांट है जो तो नाउ लेट्स कम टू द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में क्या बोला गया है कि जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया के, वो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड के अंदर प्लेस किए गए हैं, तभी प्लेस किए जाएंगे जब वो फ्यूल जो है वो कहाँ, जैसे कि यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, अब्रॉड से प्रोक्योर करेंगे। तो देयर आर एट प्रेजेंट 22 ऑपरेशनल रिएक्टर, ऑफ विच 14 आर अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंडिया जो है करंटली कहाँ से इम्पोर्ट करता है यूरेनियम, रशिया, कजाकिस्तान एंड कैनेडा। तो ये 3 जगह से इंडिया जो है इंपोर्ट करता है यूरेनियम। नाउ लेट्स कम टू द हाइपर लूप। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर फिजन एंड ऑल। ठीक है, और ये एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द हाइपर लूप जो होता है रिसेंटली, वर्जिन हाइपर लूप जो है वो पहली कंपनी है जिसने ये इस हाइपर लूप का ह्यूमन टेस्ट किया है टेक्नोलॉजी का। हाइपर लूप क्या है, हाई स्पीड ट्रेन है जो कि किस में ट्रेवल करती है, नियर वैक्यूम ट्यूब में ट्रेवल करती है। ठीक है, जहाँ पे एयर का इंटरफेरेंस बहुत कम रहता है। इट इज़ कंसीडर्ड जो है 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंसीडर किया गया है। पहले 4 मोड कौन थे, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। ठीक है, तो ये क्या है, 6 न्यू प्रपोजल्स में से एक प्रपोजल है फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि नीति आयोग ने क्लियर किया था। अदर 5 जो है मेट्रिनो, स्टेडलर बसेस, स्पॉट टैक्सीज, हाइब्रिड बसेस एंड फ्राइट रेल रोड से। हाइपर लूप क्या करेगा, ये क्या करेगा, दो चीज़ों को रिमूव
करेगा। पहला तो हो गया फ्रिक्शन, दूसरा हो गया एयर रेसिस्टेंस। क्या होता है, कभी कभार हमारी एयर जो है वो बहुत तेज चलती है, ठीक है, विंड जो है हमारी बहुत तेज चलती है, जिसके कारण हमारे जो है कुछ कुछ चीज़ों में इफेक्ट आता है। जब एयर का रेजिस्टेंस जो है रिड्यूस होगा तो उसकी स्पीड जो है वो बहुत ही तेज़ रहेगी, ठीक है, तो इसके कारण, और फ्रिक्शन कम होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो ये जो दो चीज़ें रिमूव करता है, पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है एयर रेसिस्टेंस। For friction, the pod hovers above its track like a magnetic levitation train, and tube is used to reduce air resistance. Tube जो है वो air resistance को reduce करने के लिए use होगा. The reduced air resistance allow the capsule inside the tube to reach the speed of more than 1000 km/h. जो कि मैंने पहले बताया कि air resistance और friction जो है वो कम होगा, उनको remove करेगा, तो उससे कारण हमारी जो speed है वो कितनी हो जाएगी, more than 1000 km/h हो जाएगी। Thereby drastically जो है वो टाइम का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो रिड्यूस कर देगा। और हाइपर लूप जो है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली है और डजंट कॉल फॉर मच मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरत नहीं है। अभी रिसेंटली आईआईटी मद्रास आविष्कार प्रोजेक्ट टीम जो है वर्क कर रही है इंडिया के फर्स्ट प्रोपेल्ड हाइपर लूप पॉड के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हाइपर लूप। नाउ कम टू द कीमोसिंथेसिस एड्स माइक्रोब सर्वाइवल। आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, जब आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा। तो फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो सनलाइट जब रहती है तब तक परफॉर्म होता है। पर नीचे जो, जैसे आप ओशियंस में पढ़ते हैं, तो फोटोसिंथेसिस जो है ऊपर के 200 मीटर तक समथिंग परफॉर्म करता है, क्योंकि वहाँ तक सनलाइट अवेलेबल रहती है। पर उसके बाद जो है बिलो द 200 मीटर और किलोमीटर, तो वहाँ पे क्या परफॉर्म करता है, कीमोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, जहाँ पे लाइट नहीं रहती है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर किया है कि माइक्रोब्स जो होते हैं सारे अक्रॉस द ग्लोब वो एयर में रहते हैं, ठीक है, और वो क्या फीड ऑफ क्या करते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड टू सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। मोर ऑन न्यूज़, ये फिनोमिना कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है, अंटार्कटिका में ऑब्जर्व किया गया है, बट रिसर्चर्स ने अभी शो किया है कि ये फिनोमिना ग्लोबली अकर कर रहा है, सॉइल्स अक्रॉस द वर्ल्ड 3 पोल्स, जैसे कि आर्टिक हो गए, अंटार्कटिक होंगे और तिब्बतन प्लेट्यू इन हिंदू कुश हिमालयस। दिस फाइंडिंग मीन दैट माइक्रोब्स जो हैं वो ट्रेस गैसेस यूज़ कर रहे हैं, जो कि गैसेस किस में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बिना जो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अर्गन से ये सबसे अदर जो गैसेस हैं वो प्रेजेंट है, वो एज एन एनर्जी यूज़ कर रही है और कार्बन सोर्स यूज़ कर रही है टू ग्रो। दिस इज पॉसिबल बाय प्रोसेस ऑफ कीमोसिंथेसिस विच हेल्प्स माइक्रोब ग्रो इन एरियाज ऑफ लो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, जहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं रहती। तो कीमोसिंथेसिस का होता क्या है, कीमोसिंथेसिस जो होता है प्रोसेस होता है जहाँ पे बैक्टीरिया और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो हमारे होते हैं, वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, रिएक्शन करते हैं, किससे, इनऑर्गेनिक केमिकल से रिएक्शन करते हैं इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो उनके उससे जो भी एनर्जी जनरेट होती है वो यूज़ करते हैं। ये जो है प्रोसेस हेल्प करेगा हमको, कार्बन फिक्सेशन भी हम बोलते हैं, जहाँ पे इनऑर्गेनिक कार्बन्स जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन के साथ ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट होगा बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्टोर किया जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो chemosynthesis has profound impact on production and cycling of greenhouse gases such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस अभी मैंने बताया प्लांट और सम बैक्टीरिया में अकर करते हैं इन द, जहाँ पे एनफ सनलाइट अवेलेबल होती है। फोटोसिंथेसिस जो होते हैं सन की एनर्जी यूज़ करते हैं टू टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन, बट कीमोसिंथेसिस होते हैं जो रिएक्शन के, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच का, वो एनर्जी यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ सन एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड, ठीक है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो कीमोसिंथेसिस होता है इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट होता है, और वो किसकी एनर्जी यूज़ करते हैं, केमिकल रिएक्शन की एनर्जी यूज़ करते हैं, और फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो सनलाइट की एनर्जी यूज़ करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कीमोसिंथेसिस। नाउ लेट्स कम टू इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। सॉरी, इंडिया की TKDL जो लाइब्रेरी है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, उसने 20 ईयर्स ऑफ फंक्शनिंग कंप्लीट किया है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है इंडिया की डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी है, जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड। जब मैंने आपको 3 बिल्स जो गवर्नमेंट ने अभी
बिल पास किए हैं, जो कि है रिलेटेड टू इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। तो जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है वो किससे रिलेटेड है। ऑब्वियसली आयुर्वेदा से रिलेटेड है, योगा, सिद्ध, यूनानी एंड सोवा रिग्वा, तो इन सब से रिलेटेड है। तो दैट इज़ कॉल्ड इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इसी के लिए बनी है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज जो होता है वो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो स्किल्स होती हैं जो बहुत ट्रेडिशनल जनरेशन टू जनरेशन पास की गई हो किसी कंट्री में, किसी कम्युनिटी के द्वारा या किसी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। तो इन सब के द्वारा जितनी भी जनरेशन से जनरेशन जो भी चीज़ें पास हुई हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। तो TKDL जो है वो इनिशिएट कब किया गया था? 2001 में इनिशिएट किया गया था। किसके कोलैबोरेशन के बीच? CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो TKDL डेटाबेस जो है वो बहुत सारी प्रैक्टिसेस कंटेन करता है फ्रॉम द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवा रिग्वा इन डिजिटल फॉर्म में कंटेन करता है, जो कि 5 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो 5 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज एंड स्पेनिश। याद रखिएगा, हिंदी इसके अंदर नहीं है लैंग्वेज। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज़ एंड स्पेनिश। ये क्या करेगा? जो भी हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिनको भी पेटेंट मिला है, उनका मिसयूज़ करने से रोकेगा। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, उनका मिसयूज़ करने से रोकेगा पेटेंट जिनको भी मिला है, क्योंकि वो हमारी खुद की इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड है। वो आप किसी और कंट्रीज़ में मिसयूज़ नहीं कर सकते। जो डेटाबेस है वो किसको अवेलेबल होगा? उन पेटेंट एग्जामिनर्स को अवेलेबल होगा जो TKDL से एक्सेस करेंगे, TKDL एक्सेस एग्रीमेंट में पार्ट लिए हैं, उन्हीं पेटेंट एग्जामिनर्स को अवेलेबल होगा। तो ये क्या है? TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करेगा, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को जो भी पेटेंट्स हैं उनको हेल्प करेगा कि वो ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उनका मिसयूज़ ना हो सके। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ओके, नाउ लेट्स कम टू द इंडियन पर्सनालिटी इन न्यूज़। तो सबसे पहले आते हैं CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो होते हैं अभी उनकी 50th डेथ एनिवर्सरी रिसेंटली 2020 में 21 नवंबर को हुई है। तो CV रमन जो थे वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे। ठीक है, सिविल सर्वेंट थे इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट में। इन्होंने क्या क्या चीज़ें फाउंड की थी? इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स इन 1926, इंडियन अकेडमिक ऑफ साइंसेज इन 1933 और रमन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एट बैंगलोर इन 1948 वो किया था। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजिक्स में 1930 में। और किसके लिए मिला था नोबेल प्राइज़? फॉर रमन इफेक्ट के लिए, जो भी उन्होंने डिस्कवर किया था। और भारत रत्न भी मिला था इनको 1954 में। इंडिया जो है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करता है ऑन 28 फरवरी ऑफ एवरी ईयर टू कॉमरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट इन 1928। नाउ लेट्स कम टू द व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ CV रमन इन फिजिक्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय CV रमन इन फिजिक्स। तो सबसे पहला है रमन इफेक्ट एंड रमन स्कैटरिंग, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो उन्होंने 1922 में एक वर्क पब्लिश किया, द मॉलिकुलर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि अल्टीमेटली डिस्कवरी किसकी है? रमन इफेक्ट की 1928 में। उन्होंने बोला लाइट जो है वो बहुत सारे पार्टिकल्स को कंटेन करती है, जिनको बोलते हैं हम फोटोन। और उसकी जो उस फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? उस फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से वो फोटोन ट्रेवल करेगा। तो जितना ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ट्रेवल करने की। ठीक है, तो जब भी वो किसी मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करेंगे, व्हेन दे स्ट्राइक्स मॉलिक्यूल्स इन अ मीडियम एट हाई स्पीड, उस हाई स्पीड से मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करेंगे उस मीडियम पे, तो वो क्या होंगे? बाउंस बैक हो जाएंगे और स्कैटर करेंगे बहुत सारी लाइट, जो कि डिफरेंट एंगल डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रमन इफेक्ट। जब भी हम देखते हैं कि जो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में, जब भी हमारी लाइट जो है, डे लाइट, सन की लाइट जो है इंटरैक्ट करती है उन गैसेस से, तो वो स्कैटर हो जाती है इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक स्ट्रेट टू आवर आइज फ्रॉम द सन।
ठीक है, क्योंकि वो क्या है, रेडिएट हो जाती है या स्कैटर हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं ब्लू लाइट जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। ठीक है, ब्लू लाइट क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, विच मीन्स दैट इट इन्वॉल्व्स आर आइज फ्रॉम ऑल ओवर विद इन द स्काई, दस स्काई अपीयरेंस हमको ब्लू दिखता है। येलो और रेड लाइट जो होती है वो बहुत कम स्कैटर्ड होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो हमको जो सन है टिपिकली येलो दिखता है कभी कभार और जनरली रेड सन दिखता है। नाउ लेट्स कम टू रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन टेक्नोलॉजी जो कि हमको जो भी स्पेक्ट्रम है हुआ है, जो भी स्कैटर हुआ है, उसके कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, ये सब हमको बताती है। ठीक है, ये बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होती है, जैसे कि इमेजिंग में यूज़ होती है, हम सैटेलाइट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ये हमको ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताती है, बहुत जल्दी बताती है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सैंपल बताती है। इट हैज़ बीन यूज टू मॉनिटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, और मेडिकेशन में भी हम यूज़ करते हैं, लिविंग सेल्स और टिश्यूज़ में, तो इन सब में यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं स्कैटरिंग बाय ओशन। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म यूज़ किया, मिनिएचर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि टू रिव्यू द स्काई। तो उन्होंने देखा कि ओशियंस जो है वो भी लाइट को स्कैटर करते हैं, बट उन्होंने जो लॉर्ड रेले की जो भी थ्योरी थी उसको उन्होंने अपोजिट कर दिया, क्योंकि लॉर्ड रेले ने बताया था कि जो सी का कलर होता है वो स्काई का मिरर इमेज होता है, तो इसलिए सी का कलर ब्लू होता है। बट उन्होंने क्या बताया, सीवी रमन ने क्या बताया कि जो ओशियंस होते हैं वो भी स्कैटर करते हैं लाइट, इसके कारण ओशियन का कलर ब्लू दिखता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सीवी रमन। नाउ लेट्स कम टू डॉक्टर विक्रम साराभाई। अभी चंद्रयान 2 जो है, जब मैंने चंद्रयान 2 पढ़ाया था कि चंद्रयान 2 मिशन जो है इंडिया का इंडिजीनियस मिशन है, तो चंद्रयान 2 जो है लूनार मिशन है, किस पे, मून के साउथ पोल पे। तो चंद्रयान 2 का जो है अभी मून क्रेटर कैप्चर किया है, जो कि किसके नेम पे बना है, विक्रम साराभाई, कॉल्ड साराभाई। ठीक है, तो अबाउट विक्रम साराभाई, उन्होंने अहमदाबाद में बॉर्न हुए थे 1919 में, और वो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के थे। ठीक है, उनके डेथ, होमी बाबा के डेथ के बाद 1966 के बाद साराभाई जो थे वो चेयरमैन अपॉइंट हो गए एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया में। उन्होंने उनके जो है अवार्ड कन्फर्ड ऑन हिम जो है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। इन 1973 अ क्रेटर ऑन द मून वाज नेम्ड आफ्टर हिम। लैंडर ऑफ चंद्रयान 2 जो है विक्रम, वो भी इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ हिम। उन्होंने इस्टेब्लिश किया क्या, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद में। उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन फाउंड किया। उन्होंने इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ फॉर स्पेस रिसर्च इन 1962, जो कि बाद में क्या नेम कर गई, तो इसरो किसने बताया, डॉक्टर वो विक्रम साराभाई ने बताया। सेटिंग जो है इन्होंने सबसे पहला इक्वेटोरियल रॉकेट थुम्बा लॉन्च किया था। ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम से, जो कि बाद में क्या नाम उनका रिनेम किया गया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। मेजर रोल इन क्रिएशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में। अदर इंस्टीट्यूशन जो कि उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद में, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में, फिर फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, ठीक है, कलपक्कम और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट कलकत्ता में, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो बिहार में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो दीज आर द some contribution of him. So now let's come to Srinivas रामानुजन जो थे उनकी अभी 100 डेथ एनिवर्सरी है। ये कौन थे, बॉर्न कहाँ हुए थे, तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे दिसंबर 1887 में। इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है 22 दिसंबर को सेलिब्रेट की जाती है, जिसको बोलते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, टू ऑनर हिम। इन्होंने डिग्री अचीव की थी फ्रॉम कैम्ब्रिज 1961 और बहुत सारी चीज़ें पब्लिश की थी। नाउ कम्स टू द रामानुजन्स वर्क। रामानुजन्स जो बहुत हर चीज़ों में कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया था in mathematical concepts like infinite series, continued fraction, number theory, mathematical analysis। उन्होंने समेशन इंट्रोड्यूस किया था 1918 में, जो कि अभी रामानुजन सम बोला जाता है, जो कि विच इज़ करेंटली यूज्ड इन किस के लिए,
सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, एनालाइजिंग के लिए, मॉडिफाइंग के लिए, डीएनए सीक्वेंस के लिए, इन सब के लिए यूज़ हो जाता है, यूज़ होता है। इन इज़ फेमस लेटर टू हार्डी इन 1919 उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मॉक थीटा फंक्शन, ठीक है, विच इज़ यूज्ड टुडे इज इन स्ट्रिंग थ्योरी में यूज होता है फिजिक्स में, ठीक है। He also created for his work in modular functions which are used to reveal properties of black hole by astrophysics। और उन्होंने एक नंबर डिस्कवर किया था 1729 जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि सम ऑफ टू क्यूब्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, इन 2 डिफरेंट वेज। तो दीज आर कॉल्ड रामानुजन्स वर्क। रामानुजन्स जो है इलेक्ट हुए थे लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी 1917 के लिए। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज। वो डाइट हुए थे एट अ यंग एज ऑफ 32, ठीक है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी एंड मूवी ऑफ द सेम नेम प्रीमियर्ड इन 2015। उनके बारे में ये बुक थी, ठीक है। किसने लिखे थे? रॉबर्ट कानिजर, ठीक है। दिस इज़ द रामानुजम, विक्रम साराभाई एंड ऑल। नाउ लेट्स कम टू द अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। सबसे पहले आता है विंटर डीजल। विंटर डीजल जैसे कि आपको नाम ही से पता हो रहा है कि डीजल जो कि हम विंटर में यूज़ कर सके, ठीक है, जो कि विंटर में यूज़ कर सकें। अभी ये किसने स्पेशलाइज्ड फ्यूल है जो किसने इंट्रोड्यूस किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया है, जो कि हम हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में हैं और जहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, डीजल जो है वो फ्रीज़ हो जाता है, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हम यूज़ नहीं कर पाते उसको। तो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में यूज़ करने के लिए, लो टेम्परेचर रीजन्स में यूज़ करिए, फॉर एग्जाम्पल लद्दाख, तो वहाँ पे यूज़ करने के लिए हमको विंटर डीजल जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस किया है। बेनिफिट क्या है? ये क्या है, बहुत ही कम विस्कोसिटी रहेगी, जिसके कारण ये यूज़ हो पाएगा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर्स में। हायर सीटेन रेटिंग रहेगी, जो कि क्या करेगा, जो डीजल की स्पीड को इंडिकेटर है, ठीक है। लोअर सल्फर कंटेंट रहेगा, जिसके कारण बहुत ही कम डिपॉजिट होंगे इंजन्स में, बहुत ही कम जमेगा इंजन्स में, जिसके कारण जो है वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेगी, जो भी व्हीकल्स हैं वो अच्छे से मूव करेंगी। और लो पोर पॉइंट होगा, जो कि टेम्परेचर, ठीक है। अनलाइक रेगुलर डीजल, ये जो है पैराफिन वैक्स से फ्री है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड विंटर डीजल। देन ग्रीन क्रैकर्स किसने डेवलप किए हैं? CSIR का जो नीरी इंस्टीट्यूट है उसने डेवलप किया है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं उनका नाम क्या है? स्वास, सफल एंड स्टार। दीज आर द ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो बैन केमिकल्स को नहीं कंटेन करते, फॉर एग्जांपल लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम एंड लीड। ये क्या है? ग्रीन क्रैकर्स का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या करते हैं, वाटर वेपर रिलीज करते हैं और वो डस्ट को बहुत हाई लेवल में एटमॉस्फेयर में राइज होने से रोकते हैं। 30% लेस पार्टिकुलेट मैटर होते हैं इनके अंदर, ठीक है। ग्रीन क्रैकर्स एमिट 160 डेसिबल्स ऑफ साउंड, जो कि बहुत कम नहीं, ग्रीन क्रैकर्स एमिट जो है 110 to 125 डेसिबल्स, जो कि कन्वेंशनल जो क्रैकर्स होते हैं हमारे उनसे कम है। और QR कोड्स भी अवेलेबल हैं फॉर ग्रीन क्रैकर्स, कि कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर सके कि क्या ग्रीन क्रैकर्स हैं और कौन सा ग्रीन क्रैकर्स नहीं है। नाउ कम टू वेनेडियम। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी वेनेडियम कंसनट्रेशन मेटल का है वो कहाँ पे पाया? अरुणाचल प्रदेश में। वेनेडियम जो है वो प्योर फॉर्म में उसको सॉफ्ट होता है, ग्रे होता है, डक्टाइल एलिमेंट होता है, जो कि कहाँ से हमको मिलता है? आयरन ओर को माइन करने से कार्बोनेशियस सेल्स में, फिलाइट्स में, स्टील स्लैग में, ठीक है। ये डक्टाइल ट्रांजिशन मेटल होता है जो विथ नेचुरल रेसिस्टेंस टू कोरोजन एंड स्टेबिलिटी अगेंस्ट एल्कलीज, एसिड्स एंड सॉल्ट वाटर, हर सबके अगेंस्ट स्टेबल रहता है। वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 23 होता है और सिंबल V होता है। इंडिया जो है सिग्निफिकेंट कंज्यूमर है वेनेडियम का, और वो प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ वेनेडियम। इंडिया का लार्जेस्ट रिजर्व जो है वेनेडियम का वो कहाँ पे सिचुएटेड है? स्टेट ऑफ कर्नाटका में, फिर महाराष्ट्र एंड देन उड़ीसा। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है वेनेडियम? हमको कर्नाटका में मिलता है, देन महाराष्ट्र एंड देन उड़ीसा। नाउ लेट्स कम टू द एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। एम क्या है कि जो भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी, उनके लिए ये बनाया गया है, उनके लिए ये इनिशिएटिव बनाया गया है कि बहुत सारी अप्रोप्रिएट पॉलिसी जो चॉइस करिए वो आप इस हिसाब से चॉइस करिए कि आपको जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको उनमें हेल्प मिल सके, उनको डेवलप कर सके।
और स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटीज़ प्रायोरिटीज़ के लिए। बट एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो है वो उनमें एक ये चीज़ें देखी जा रही है कि वो डिस्टर्ब कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको तो एम्प्लॉयमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इक्विटी ये सब इम्पैक्ट कर सकते हैं। पार्टनर कौन से हैं ईटीआई के? ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, न्यू इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। देन नाउ लेट्स कम टू द ग्लोबल इनोवेशन टेक्नोलॉजी अलायंस। ग्लोबल इनोवेशन टेक्नोलॉजी अलायंस जो है ये नॉन प्रॉफिट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है, जो कि कंपनी ने प्रमोट किया है जॉइंटली प्रमोटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। ये क्या है? इनोवेशन बढ़ाने के लिए है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए है। बहुत सारे गवर्नमेंट्स को मिला के, गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन मिला के। नाउ कम टू वैभव समिट। वैभव समिट जो है वो इसका एम क्या है कि ये मैकेनिज्म डेवलप करेगा कि इंडियन डायस्पोरा जो भी वर्क कर रहे हैं इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ और R&D जो है वर्ल्ड को, उनको उनकी नॉलेज एनहांस एक्स्ट्रा करना कि वो इंडियन रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पार्ट ले सके। ठीक है, ये किसका इनिशिएटिव है? DRDO का और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ओके, DRDO एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ लेट्स कम टू द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है जो कि IIT दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया है। इसका क्या है? इकोसिस्टम प्रोवाइड करना और नेशन वाइड एफर्ट्स कोऑर्डिनेट करना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, कमर्शलाइजेशन में, और उस कारण जो कि साइबर फिजिकल सिस्टम में सारी चीज़ों का एफर्ट जो है वो इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेट करना। ये कौन इम्प्लीमेंट करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ लेट्स कम टू द लैब ग्रोन मीट। जो लैब ग्रोन मीट अभी सिंगापुर फूड एजेंसी ने अप्रूव कर दिया है सेल के लिए। लैब ग्रोन मीट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कोई कल्चर मीट जो है वो सेल के लिए क्लियर किया गया है। लैब ग्रोन मीट में क्या होता है? जो कल्चर मीट है वो किससे बनाया जाता है? स्टेम सेल्स, एनिमल्स का स्टेम सेल्स यूज़ करके बनाया जाता है रैदर देन स्लॉटरिंग काउस। तो एनिमल्स वगैरह को स्लॉटर करने के बिना, स्लॉटर ना करके उनका जो स्टेम सेल्स है उसको यूज़ करके कल्चर मीट बनाना। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सेल्स के और टिश्यूज़ के, जो कि किसी भी सेल टाइप में चेंज किए जा सकते हैं। तो ये इसलिए स्टेम सेल्स। तो लैब ग्रोन मीट जो है वो डिफरेंट है प्लांट बेस्ड मीट से, क्योंकि प्लांट बेस्ड सोर्सेस जो होते हैं सच एज सोया एंड पी प्रोटीन, वाइल कल्चर मीट्स जो है वो डायरेक्टली सेल से जनरेट किया जाता है। ठीक है, इन अ लैब। नाउ कम टू नोविचोक नर्व एजेंट है, जो किसका है? सोवियत यूनियन का है, रशियन का सोवियत एरा नर्व एजेंट है। ये क्या है? न्यू कमर। इसका मतलब क्या है कि न्यू कमर इन रशिया। ये क्या है? अप्लाई किसको करता है? ग्रुप ऑफ एडवांस नर्व एजेंट्स, जो कि डेवलप किसने किया है? सोवियत यूनियन ने। ये क्या है? बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करता है एंजाइम्स को, और बॉडी के ग्लैंड्स जो होते हैं, मसल्स जो होते हैं, उनको बंद कर देता है। ठीक है, उनका फंक्शंस जो है रिड्यूस कर सकता है। विदाउट एन ऑफ स्विच ग्लैंड्स एंड मसल्स आर कंस्टेंटली बीइंग स्टिमुलेटेड। ठीक है, बिना उसको स्विच ऑफ करे कोई भी चीज़ें नहीं हो गई। फिर स्टाइरिन गैस, अभी आपने पढ़ा था कि विशाखापट्टनम में अभी स्टाइरिन गैस लीक हुआ है। तो स्टाइरिन गैस क्या है? पॉइजनस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जो कि स्टाइरिन गैस इसका भले नाम है, बट ये लिक्विड होता है और फैक्ट्रीज में लिक्विड एज अ लिक्विड स्टोर किया जाता है, बट एवापोरेट हो जाता है ईजिली। ठीक है, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, सच एज रबर, प्लास्टिक पैकेजिंग, डिस्पोजल। और ये स्टाइरिन जो होता है फाउंड इन व्हीकल एग्जॉस्ट, सिगरेट स्मोक, इन नेचुरल फूड्स एक्सेट्रा। स्टाइरिन जो है क्लासिफाइड है हजार्डियस एंड टॉक्सिक केमिकल अंडर मैन्युफैक्चर एंड इम्पोर्ट ऑफ हजार्डियस केमिकल्स रूल्स 1989 और हजार्डियस वेस्ट रूल्स में भी इसके अंदर आता है। नाउ कम टू द व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सपोज टू स्टाइरिन। माइल्ड टू मॉडरेट एक्सपोजर, नजल, थ्रोट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन, कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है, नर्वस सिस्टम आपका ब्रेक होता है, हेडेक होता है, वीकनेस होती है। ठीक है, हाई एक्सपोजर जब होता है तो कोमा, पल्मोनरी इरेगुलर हार्ट बीट, स्किन एक्सपोजर, डर्मेटाइटिस, स्किन इरिटेशन, ये सब होता है। इफेक्ट ऑन आइज, इरिटेशन, बर्निंग, एक्सेसिव टीयरिंग। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द ट्रिनिटी टेस्ट। ट्रिनिटी टेस्ट साइंटिस्ट ने अभी टेस्ट किया गैजेट वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब जो है, जिसको उन्होंने उस टेस्ट को क्या बोला? ट्रिनिटी टेस्ट।
बॉम्ब किसने डेवलप किया है? यूएस ने डेवलप किया है मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर। आफ्टर दिस इसी के बाद क्या हुआ था कि एक आइडेंटिकल न्यूक्लियर बॉम्ब जो है जिसको फैटमैन बोलते हैं वो कहाँ पे ड्रॉप किया गया था, कहाँ पे भेजा गया था? जापानीज़ सिटी में, नागासाकी में। एटॉमिक बॉम्ब जो है वो यूरेनियम यूज़ करता है या फिर प्लूटोनियम यूज़ करता है और रिलाइज ऑन किस पे? फिजन रिएक्टर में रिलाइज करता है। फिर मॉशिक ये क्या है? इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है। ये क्या है? रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस अदर कंट्रीज़ में, और कि आप जो आईओटी डिवाइसेस हैं उनको ग्रेट और अच्छे से ग्रो कर सको और वो करो, जो कि इंटीग्रल पार्ट है स्मार्ट सिटीज़ ऑफ डिजिटल इंडिया का। फिर आते हैं वैक 12। इट इज़ फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जो कि इंडियन रेलवे में ऑपरेशनलाइज किया गया है। मैन्युफैक्चर किसने किया है? माधेपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, बिहार में। ये क्या है? जॉइंट वेंचर किसके बीच में? फ्रेंच और इंडियन रेलवे के बीच में है। इंडिया जो है 6 कंट्री है जिसने हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंडिजीनियसली प्रोड्यूस किया है। इट अलाउ फास्टर एंड सेफर मूवमेंट ऑफ हैवियर फ्राइट ट्रेन्स जो हैं उनका फास्टर और सेफर मूवमेंट अलाउ करेगा। ठीक है। बैटरी मेड फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट। कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी जो है उसने अभी सेल्फ चार्जिंग बैटरी बनाई है, जो कि किससे बनाई है? कार्बन 14 न्यूक्लियर वेस्ट से बनाया है। कार्बन 14 न्यूक्लियर बेस से बनाया है। कार्बन 14 जो होता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है कार्बन का, जो कि हेल्प करता है कि बहुत सारे कार्बन बेस्ड मटेरियल हैं उनको एस्टिमेट करो और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको मिल रहे हैं। द बैटरीज जो है वर्क्स बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन इट्स ओन। ठीक है, वो खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा फ्रॉम बहुत सारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर प्रेजेंट है। एज अ रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके स्कैटरिंग करेगा और एंड डिपॉजिटेड इन आर्टिफिशियल डायमंड केस। द कंपनी claims the battery can run for 28,000 years on a single charge. ठीक है, तो this is called battery made from nuclear waste. This is the end of science and technology part. If you अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी पसंद का सब्जेक्ट पढ़ाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आज ही मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कल वही PT 365 शुरू करूँगी। अगर आप नहीं चाहते हैं तो देन आई विल गो फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन जनरली मेंस में भी काम आता है आपको और प्रीलिम्स में तो आता है, बिकॉज 4 मंथ्स हैं, इनफ है प्रीलिम्स के लिए। तो आप तब तक हम इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल इश्यूज़ वगैरह जो टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से भी, तो उसको पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं वो शुरू करूँगी। अगर आप चाहते हैं कुछ और शुरू करूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा कि कौन सी PT 365 में शुरू करूँ। थैंक यू सो मच।